दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ से सीजेआई बी आर गवई की विदाई हो रही है और विदाई हुई तो दूसरी तरफ से नए सीजेआई बने हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत। तो ऐसे में जो विदाई समारोह है उसमें सीजेआई बी आर गवई को एक चीज़ का मलाल है। तो दूसरी तरफ से जस्टिस सूर्यकांत ने बयान दिया कि हम जितने भी पेंडिंग केस हैं उसको जल्द से जल्द निपटाएंगे। और हम इसमें इस वीडियो में बयान के सिवा दो सवाल का जवाब जानेंगे। वो सवाल ये कि जस्टिस सूर्यकांत आखिर कौन है और जस्टिस सूर्यकांत के सामने चुनौती कौन कौन सी है, क्योंकि वो नए सीजीआई बन रहे हैं। तो नए सीजीआई को आप कितना जानते हैं और उनके सामने जो चुनौती है वो उसको थोड़े से आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले जो सीजीआई बी आर गवई ने अपने विदाई समारोह में उन्होंने कहा कि महिला जजों को प्रमोशन नहीं मिला और इसका मुझे खेद है। गवई का कहना है कि मुझे खेद है कि मैं सुप्रीम कोर्ट में एक महिला न्यायाधीश नहीं ला सका, लेकिन हमने महिला जजों की सिफारिश की थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट के वकील भी शामिल थे। अब ये भी है कि निश्चित रूप से यहाँ भी मौजूद हैं जो कि पहली महिला सीजीआई बनेंगी। उनका जो नाम था वो सीधे तौर से जस्टिस बीवी नागरत्ना की तरफ। बीवी नागरत्ना आने वाले समय में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगी और वो पहली महिला जस्टिस होंगी, जो बीवी नागरत्ना जो बनेंगी। बार बेंच की एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार से सीजीआई गवई 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के लेडीज बार रूम में आयोजित जो विदाई समारोह है उसमें उन्होंने बयान दिया। इसमें जो सीनियर एडवोकेट हैं महालक्ष्मी पावनी, उनके द्वारा ये आयोजित समारोह था। 17 जजों ने इसमें भाग लिया। पावनी ने मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई को सम्मानित किया और कहा कि उनका नेतृत्व विनम्रता, सुगमता और संवैधानिक मूल्यों के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता से युक्त है। तो यहीं पर सीजीआई बी आर गवई ने अपने भाषण को धन्यवाद से ख़त्म किया और कहा कि दिल्ली में मेरी पहली विदाई समारोह है। हालांकि पहली विदाई समारोह मुझे इलाहाबाद में जज जो विक्रम नाथ हैं उन्होंने दिया था। आमतौर पर मैं अदालत में अपना संतुलन नहीं खोता, लेकिन अगर अनजाने में कभी किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा मांगता हूं। ये बी आर गवई का विदाई समारोह में दिया गया बयान है। बी आर गवई ने ये भी कहा है कि मुझे पता है कि वरिष्ठ वकील पावनी ने मुझे कुछ शर्तों के साथ आमंत्रित किया है, लेकिन इस आयोजन की प्रकृति को देखता हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि यह एक लंबी यात्रा है और हम सभी को इसमें अपनी भूमिका निभानी होगी और मैं बार की महिला सदस्यों द्वारा दिए गए योगदान की सराहना करता हूँ। ये बी आर गवई का बयान रहा। तो वहीं पर जो दूसरी तरफ है, नए जो जस्टिस बन रहे हैं जस्टिस सूर्यकांत, अब इनके बारे में बताते हैं। सबसे ख़ास बात ये होगी कि 24 नवंबर को ये शपथ ले रहे हैं और इनके शपथ ग्रहण समारोह में कई देशों के मुख्य न्यायाधीश शामिल हो रहे हैं। पहली बार होगा जब किसी भारतीय सीजीआई के लिए मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण समारोह में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल शामिल होगा। ऐसा पहली बार होगा। ऐसा पीछे कभी भी ऐसे नहीं हुए हैं। तो इसमें ये भी बताया गया बार एंड बेंच की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार से कि इस दिन भूटान से लेकर श्रीलंका तक 6 देशों के 1 दर्जन से ज़्यादा जज और मुख्य न्यायाधीश सीजीआई मौजूद रहेंगे। तो कौन कौन शामिल होंगे ये समझिए। जस्टिस सूर्यकांत के जो शपथ ग्रहण है उसमें शामिल हो रहे हैं भूटान, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, नेपाल और श्रीलंका के चीफ जस्टिस। ये सब हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज और उनके परिवार के सदस्य भी शामिल हो रहे हैं। भूटान से कौन आ रहे हैं? भूटान से न्यायमूर्ति जो लयोनपो नोरबू शेरिंग और भूटान के ये मुख्य न्यायाधीश हैं, ये आ रहे हैं। इसके अलावा जो लदान लोटे इनका नाम है, भूटान के मुख्य न्यायाधीश की पत्नी है। केन्या में न्यायमूर्ति
मार्था कुमे केन्या के सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश और अध्यक्ष न्यायमूर्ति सुसान नजोकी एंडुंगू इनका नाम है, न्यायाधीश हैं केन्या के सर्वोच्च न्यायालय का। दूसरी तरफ है मलेशिया। मलेशिया से न्यायमूर्ति तान श्री दातुक नलिनी जो प्रथम नाथन है, और मलेशिया की संघीय अदालत से पशुपति शिव प्रगमनसम है। मलेशिया के संघीय न्यायालय के न्यायाधीश। मॉरिशस से न्यायमूर्ति बीबी रेहाना मुगली गुलबुल ये आ रहे हैं, मॉरिशस के मुख्य न्यायाधीश। रेबेका हन्ना बीबी गुलबुल आ रहे हैं, मॉरिशस के मुख्य न्यायाधीश की बेटी हैं। नेपाल से न्यायमूर्ति प्रकाश मान सिंह राउत और नेपाल के मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति सपना प्रधान मल्ला, न्यायाधीश नेपाल सुप्रीम कोर्ट हैं, ये आ रहे हैं। अशोक बहादुर मल्ल और इसके अलावा न्यायमूर्ति सपना प्रधान मल्ल की पत्नी आ रही हैं। अनिल कुमार सिन्हा नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व जस्टिस हैं, वर्तमान में नेपाल सरकार में कानून न्याय संसदीय मामलों के मंत्री हैं। और उर्सिला सिन्हा हैं जो अनिल कुमार सिन्हा की पत्नी हैं। श्रीलंका से भी आ रहे हैं, और शपथ ग्रहण जो समारोह है इसमें 24 तारीख को शपथ ग्रहण का समारोह हो रहा है जस्टिस सूर्यकांत के शपथ ग्रहण समारोह में। जस्टिस सूर्यकांत कौन है पहले ये समझिए। तो सूर्यकांत 53वें मुख्य न्यायाधीश होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। वे मुख्य न्यायाधीश BR गवई के स्थान ले रहे हैं। 10 फरवरी 1962 को हरियाणा के हिसार जिले में एक मिडिल परिवार में उनका जन्म हुआ, जो 24 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट में वो जज बने प्रमोशन पाकर। 2019 में जब उनका प्रमोशन हुआ तो इस प्रमोशन से पहले हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, और इसके अलावा 1981 में जो राजकीय ग्रेजुएशन महाविद्यालय हिसार से ही इन्होंने ग्रेजुएट की उपाधि प्राप्त की थी। 1984 में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक से लॉ में ग्रेजुएट की उपाधि प्राप्त की, और फिर इसके बाद 1984 में हिसार जिला न्यायालय से वकालत शुरू किया इन्होंने। ये आपको इनके बारे में जानकारी थी। अब इनका जो कार्यकाल है 24 नवंबर 2025 से शुरू हो रहा है, और इसके बाद 9 फरवरी 2027 तक चलेगा। तो मतलब इनका कार्यकाल 2 साल के से ज़्यादा का कार्यकाल इनका है। अब ये है कि हरियाणा के ये जो गांव हैं पेटवार से इनके कहानी शुरू होती है। पेटवार के ही रहने वाले हैं, हरियाणा के पेटवार के। अब जिन लोगों को इनके बारे में नहीं जानकारी है उसमें ये भी बता दें आपको कि 14 साल से अधिक समय तक इन्होंने हरियाणा हाई कोर्ट में, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में भी सेवा दिया, और इसके बाद हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के जज बने, और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आए। इसके अलावा संघर्ष के दिन में अगर देखें तो इनके जो शुरुआती पढ़ाई है उसको भी देखना ज़रूरी है। 10 फरवरी 1962 को इनका जन्म हुआ। जस्टिस सूर्यकांत ने पेशावर में अपनी प्रारंभिक परीक्षा शुरू की। 2004 में 42 साल की उम्र में पंजाब हरियाणा कोर्ट का ये न्यायाधीश बने। इनके खाते में कई अहम फैसले हैं जिसका जिक्र करना ज़रूरी है, क्योंकि इनके खाते में जो फैसले हैं उसमें से जब हाई कोर्ट में थे ये, तो 14 साल से अधिक समय तक सेवा देने के बाद 5 अक्टूबर 2018 को हिमाचल हाई कोर्ट से इनको मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट आए 24 मई 2024 को, और जब जेल में, इनमें से जेल में बंद कैदियों को अपने जीवन साथी से मिलने या फिर जो बच्चे जो संतान उत्पत्ति के लिए कृत्रिम जो गर्भधारण है उसका अधिकार भी इनका शामिल है कि इन्होंने बोला और इसका फैसला दिया। ऐसे ही एक आदेश दिया था कि एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी, तो दोषी का सज़ा सुनाते हुए उन्होंने ये भी देखा कि आरोपी की 4 बेटियां थी, तो व्यक्तिगत रूप से कॉलेज के प्रिंसिपल से बात की और सबसे बड़ी बेटी के लिए मुफ्त में शिक्षा का अनुरोध किया। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में जो पूर्ण पीठ है उसमें ये हिस्सा लिए थे। 2017 में डेरा सच्चा सौदा के जो मुख्य रेपिस्ट हैं राम रहीम, उन्हें दोषी ठहराया गया। इसके बाद हिंसा हुई तो डेरा का जो सैनिटाइजेशन करने का आदेश दिया
और उन्होंने डेरा के अंदर जितनी भी संपत्ति थी अनियमितताओं की जांच के लिए सीबीआई को सौंपा। 2007 से 2011 तक इन्होंने नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी में शाही निकाय सदस्य के रूप में भी काम किया और सुप्रीम कोर्ट में उन पीठों के सदस्यों में भी हिस्सा रहे जो कई सारे ऐसे चर्चित केस रहे हैं जिसका ये सदस्य रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत युवाओं के लिए तो प्रेरित हैं ही, लेकिन इनके सामने कई सारी चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां हैं जो केस पेंडिंग है, उसमें एसआईआर का भी केस पेंडिंग है, डिजिटल स्कैम पेंडिंग है और देशद्रोह का भी है, राजद्रोह का भी केस है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो नए सीजेआई सूर्यकांत हैं, इनके सामने में कई सारे प्रमुख केस हैं जिसकी इनको निपटारा करना होगा बहुत जल्द। इनमें से साइबर कानून है, आपराधिक न्याय है, चुनाव को लेकर एसआईआर के मुद्दे हैं, तो इन सभी पर इनको फैसला देना है। एक और है जिसकी चर्चा खूब है और ये इन्हीं ही देना है, तलाक ए हसन है। 3 तलाक के अलावा जो तलाक की पांच कैटेगरी होती है उसमें से 3 तलाक तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन एक है तलाक ए हसन। तलाक ए हसन की भी अर्जी है 19 नवंबर को जो पत्रकार बेनजीर हीना ने एक जनहित याचिका दायर की और इसमें सुनवाई करते हुए तलाक ए हसन के संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। तो इसमें जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ का कहना हुआ कि इस मामले को 5 जजों वाली संविधान पीठ को भेजना चाहिए, तो फिर इस पर भी ये अपना फैसला दे सकते हैं। इसके अलावा बिल्डर बैंक गठजोड़ की भी जांच होनी है, तो ये भी है। सोशल मीडिया में जो डिजिटल पे कंट्रोल कितना होना चाहिए, इस पर भी इनको सुनवाई करना है। हाई कोर्ट द्वारा निर्णय न सुनाना और इस मामले में भी इनके केस पेंडिंग है, इस पर भी सुनवाई करना है। रोहिंग्या शरणार्थी और अवैध प्रवासी पर भी इनको सुनवाई करना है। डिजिटल स्कैम पर भी सुनवाई करनी है। राजद्रोह के जो मामले हैं वो भी पेंडिंग है, इस पर भी सुनवाई करनी है। तो ये सारी चुनौतियां होंगी। अब इससे जस्टिस सूर्यकांत को निपटना है, किस तरह से क्या फैसला आता है, आएगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। आपको फ़िलहाल ये जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए और कोई राय हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लोगों तक थोड़ा शेयर कर दीजिएगा।